नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा नया प्रकरण है एक वाक्य विचार। इसमें से जो है अभी सामने सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, खासकर 10वीं के बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर आज हम विचार करेंगे कि यह वाक्य के अंग कौन से हैं और इसके भेद कौन कौन से हैं तथा इसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हैं, किस प्रकार से वाक्य को हम पहचान सकते हैं और किस प्रकार से वाक्य का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ये सब चर्चा जो है इस कालांश में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसकी परिभाषा तो बहुत ही जो है स्पष्ट है। वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वाक्य के जब अर्थ समझ में आ जाए तो वही वाक्य है, यानी सार्थक होना चाहिए वाक्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जैसे वह चला गया और मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चली गई, चाहे बड़ा वाक्य हो चाहे छोटा हो। तो वाक्य के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए, उद्देश्य और विधेय जहाँ हो वही वाक्य होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वाक्य के गुण क्या क्या है। परिभाषा की तो बात ज़्यादा नहीं करेंगे, ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है, वाक्य के गुण। आज हम वाक्य के गुण देखेंगे और इसके अंग को देखेंगे, घटक को, तत्व को देखेंगे और भेद के बारे में जानेंगे। तो वाक्य के गुण में क्या होनी चाहिए? पहली विशेषता क्या है? सार्थकता। वाक्य में पहला गुण होता है सार्थकता, यानी किसी भी वाक्य का अर्थ जो है सरल हो और स्पष्ट हो, सार्थक हो, निरर्थक नहीं हो, वही सही वाक्य कहलाता है। जैसे अभी लिखा जाए कि राम रोटी पीता है, तो यह वाक्य जो है न्याय संगत या सही स्पष्ट नहीं है, यह गलत माना जाएगा। क्योंकि यह जो है रोटी खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ नहीं। या जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हम तो आज केवल चाय खाई हूँ, या वह चाय खा के आया है, तो वह गलत है। यहाँ पर राम रोटी खाता होना चाहिए, तब यह सही होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रम। अब किसी भी वाक्य को लिखने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण और क्रिया, कोई भी चीज क्रम से लिखो। वाक्य को हम पहचानते कैसे हैं कि वाक्य सही है कि गलत है? तो किसी भी वाक्य में कर्ता पहले होना चाहिए, उसके बाद कर्म होना चाहिए, अगर क्रिया विशेषण है तो उसके बाद क्रिया विशेषण, और नहीं तो क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार से। तो उसका क्रम जो है सही होना चाहिए। जैसे अभी लिखा जाए कि नाव नदी में है। अब यह जो है, शब्द तो वही रहेंगे, किसी वाक्य में शब्द वही रहेगा, लेकिन इसका क्रम जो है वह सही नहीं है। इसको जो है हम सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रम पूर्वक कैसे लिखेंगे कि नदी में नाव है, नदी में नाव है, तब यह सही माना जाएगा। अन्यथा यह गलत है कि नाव में नदी नहीं हो सकती, नदी में ना हो सकती है। हालांकि है वही जो है शब्द का हेर फेर है कि कौन क्रम कैसे होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि रहती मछली पानी है में, तो शब्द वही सब है, लेकिन उसका क्रम सही नहीं है। मछली पानी में रहती है, तब वह सही माना जाएगा। तीसरा है इसमें एक आकांक्षा। तीसरा गुण क्या होना चाहिए वाक्य में कि सुनने वाले और बोलने वाले के जो है क्रम में उसके शब्दों का जवाब जो है आकांक्षा पर होता है। जैसे किसी से आपने कहा कि तुम कह के अगर आप रुक गए, तो उसके अंदर वह जिज्ञासा व आकांक्षा बनी हुई है कि आगे क्या कहेंगे, कि अरे तुम यानी प्रश्न सूचक है, या तुमको पहचान रहे हैं, या तुमको ये काम करना है। तो वहां यह बोलना चाहिए कि तुम अमुक कार्य करो, या तुम बाजार जाओ। जब तक आप इस वाक्य पूरे शब्दों को नहीं बोलते हैं तो उसके अंदर आकांक्षा बनी होती है। तो ये है आकांक्षा। चौथा है योग्यता। किसी भी कर्ता के अंदर
उसकी प्रतिभा, उसकी जाति, उसकी बिरादरी, उसके गुण से जो योग्यता देखने को मिले वही अगर बोला जाए तो वाक्य सही होता है, नहीं तो वह स्पष्ट नहीं होता, गलत होता है। जैसे अगर कहा जाए कि पक्षी दौड़ता है, पक्षी दौड़ता है, तो पक्षी को तो उड़ने की चीज है, ऐसे जीव हैं जो उड़ते हैं, तो पक्षी दौड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम कुत्ते को और घोड़े को लिखेंगे, घोड़े दौड़ते हैं तो सही है, लेकिन पक्षी दौड़ता है यह गलत है। पक्षी उड़ता है, उसके अंतर्गत वह योग्यता है, वह उड़ सकता है। और यहाँ पर अगर कहा जाए कि घोड़ा उड़ता है, तो संज्ञा मात्रा हम कह सकते हैं कि चेतक उड़ जाता था, लेकिन वह उसका जो है नैसर्गिक और स्वाभाविक जो चाल है वह दौड़ने की है। तो योग्यता के अनुसार आपको वाक्य लिखने चाहिए। यहीं पर पांचवा क्या है, आसक्ति। आसक्ति और आकांक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि तुम कह के आप रुक गए, तो उस व्यक्ति के अंदर, सामने वाले को, श्रोता के अंदर वह आकांक्षा बनी हुई कि आगे क्या कहने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये है आसक्ति में कि अगर आप कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसको क्रमशः आप विराम चिन्हों के अनुसार बोलते जाइए। ऐसा नहीं कि आपने कोई वाक्य या कोई शब्द बोल दिया कि अगर राजेश नाम किसी का है या राधा नाम किसी का, उसको आपने लिया और फिर आप चुप कर हो जाइए और दूसरी बात बोलिए। तो अगर आप इनके विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं तो विराम चिन्हों के आधार पर थोड़ा ही रुकिए और रुक करके आप आगे उस बात को स्पष्ट रूप से कहिए, वाक्य को पूरा कीजिए, नहीं तो वह गलत होगा। इस प्रकार से 2-3 वाक्य को एक साथ नहीं कह सकते बिना एक वाक्य को पूरा किए, अन्यथा वह गलत और अनुचित होगा। सबसे महत्वपूर्ण है छठा, जिसको हम क्या कहते हैं, अन्वय। यह वाक्य के गुण का जो है सबसे अच्छा गुण माना जाता है अन्वय। अन्वय क्या होता है, यह व्याकरणिक रूप पर आश्रित होता है, यानी व्याकरणिक आधार पर। जैसे अभी कहा जाए, एक वाक्य लिखते हैं हम कि नेता जी का हाथ में बंदूक था। अब जिस प्रकार से करता है, कर्म और क्रिया उसी के आधार पर होते हैं। मान लीजिए कर्म तो वही है, लेकिन कर्ता के अनुसार जो है क्रिया होनी चाहिए। कर्म माना कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन है या बहुवचन हो, वही होता है, लेकिन कर्ता के अनुसार जो है क्रिया होना चाहिए। अब नेताजी का हाथ में बंदूक था, तो नेताजी के हाथ में, यहां पर के लिख सकते हैं, तब यह सही होगा। बंदूक था, अब यहां पर बंदूक शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो यहां पर बंदूक थी होनी चाहिए। हालांकि इसको चाहे तो आप और बढ़ा कर सकते हैं कि नेताजी का लड़का के हाथ में, तो लड़का को भी रख सकते हैं, और नहीं हटाया तो वाक्य छोटा लिख दिया, तो यहाँ पर जो का है, नेताजी के हाथ में बंदूक थी, तो यहाँ पर कर्म और क्रिया के अनुसार देख करके हमको प्रयोग करना होगा कि अगर बंदूक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया होनी चाहिए, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होना चाहिए। तो ये जो है अन्वय जो है व्याकरणिक रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से वाक्य के जो गुण होते हैं ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वाक्य के गुण जरूर समझ गए होंगे। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। हालांकि ये एग्जाम में, परीक्षा में पूछे नहीं जाते कि यहाँ गुण क्या है, यहाँ अपने से वाक्य को परखने के लिए इसको पढ़ना आवश्यक है कि कौन कौन से गुण हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग, या इसको हम तत्व भी बोल सकते हैं। तो ये कितने होते हैं वाक्य के अंग, 2। वाक्य के गुण जो है 6 होते थे, और तत्व जो है, अंग जो है वो 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अभी स्पष्ट हो जाएगा। 99% जो है
जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और 99% जो क्रिया होती है वो विधेय होती है। अभी इसको हम स्पष्ट करते हैं। अपवाद में जो है कहीं हम सर्वनाम शब्दों के आधार पर, संज्ञा शब्दों के आधार पर भी जो है वाक्य बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो है जो विस्तार के रूप में हो, अगर उद्देश्य का विस्तार में जो हो तो वह जो है कर्ता ही कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे लिखा जाए, एक वाक्य हम लिख रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में। यहां मैंने बताया कि 99% कर्ता ही उद्देश्य होता है, तो जिसके बारे में बात होगी वही कर्ता होगा। तो यहां हम लिखेंगे, रुकिए एक सेकंड, जिसके विषय में बात कही जाए वही उद्देश्य है। जैसे यहां मान लिया आपने लिखा कि राम ने रावण को मारा। यहां पर किसके विषय में बात हो रही है? अगर पूरे वाक्य को देखा जाए तो किसके बारे में बात हो रही है? राम के विषय में। कर्ता कौन है? मुख्य आदमी कौन है यहाँ पर? राम जी है। तो ये राम क्या हुआ? ये उद्देश्य हुए। और मारना क्या हुआ? ये क्रिया हुआ। यानी अगर हम विधेय की परिभाषा देखते हैं, अभी उस पर बात करेंगे, तो ये जो राम है ये उद्देश्य हो गया, और मारा गया मतलब कौन है? वो रावण। तो वह क्रिया हुई। किसको मारा गया? रावण को। अब यहाँ पर देखिए इसका विस्तार कैसे होता है। अब आप सोचेंगे कि रावण के विषय में भी तो बात हो रही है, तो यह भी उद्देश्य हो सकता है। इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। यह जो है क्रिया का विस्तार है। किसको मारा? रावण को मारा। अब राम का विस्तार कैसे करेंगे हम? दशरथ के लड़के राम ने रावण को मारा। अब देखिए, ये दशरथ के लड़के राम, यह जो है उद्देश्य का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है। अगर यहां तक देखा जाए तो आप सोचेंगे दशरथ भी इसमें है और राम भी इसमें है, तो इसका मतलब दशरथ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दशरथ, ये जो है राम का विस्तार देखने को मिल रहा है। और वही आप जो है यहाँ पर देखिए कि मारना एक क्रिया है। किसको? रावण को। तो यह जो रावण को मारा, यह क्या है? विधेय का विस्तार है। अब देखिए, हम विधेय की परिभाषा देखेंगे छोटे से रूप में। विधेय क्या है? कि जिस उद्देश्य के बारे में बात कही जाए, जिस उद्देश्य के बारे में बात हो। अब यहां पर क्या है? काम करने वाला राम है, लेकिन राम का उद्देश्य क्या है? रावण को मारना। क्रिया ही जो है विधेय होता है। तो अब यहां पर देखिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि राम फुटबॉल खेलता है। अब देखिए, खेलना जो है क्रिया है और खेलने वाला जो है राम है। तो राम उद्देश्य है। राम का उद्देश्य क्या है? खेलना। कौन सा खेल? फुटबॉल। तो आप कहेंगे कि फुटबॉल खेल रहा है, खेलना एक क्रिया है, तो इस क्रिया का जो विस्तार है या फुटबॉल है। केवल अगर हम लिखते हैं कि राम खेलता है तो राम जो है उद्देश्य हो गया, खेलना जो है क्रिया हो गया। लेकिन फुटबॉल खेलता है तो यह जो है इस क्रिया का विस्तार है। यानी उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी देखा जाता है। उससे यह नहीं देखना है कि हाँ फुटबॉल के बारे में बात हो रही है, वह खेलने का एक साधन है। यहाँ पर जो है रावण को मारा गया है, तो यहाँ मारा गया जो व्यक्ति वह रावण है, तो इसका विस्तार है।
अर्थात समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अर्थात ये जो लिखा था मैंने कि 99% कर्ता जो है उद्देश्य होता है और 99% क्रिया जो है वो विधेय होता है। इस प्रकार से आप दोनों उदाहरण को देख करके आसानी से समझ सकते हैं, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। एक दो कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, उसी के आधार पर अन्य उदाहरण को अपने से पूरा जांच कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप वाक्य के अंग के बारे में भी बात समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से अभी तक आपने क्या देखा कि वाक्य के गुण क्या क्या होते हैं और वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। अब हम आपको इसी तरह बताते चलते हैं, छोटी सी और जानकारी दें। वाक्य के भेद, वाक्य के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। यहाँ छोटा सा चार्ट बना लीजिए। अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चीजें यहीं से चालू होती है। रचना के आधार पर और यहाँ पर क्या है? अर्थ के आधार पर। मुख्य रूप से 2 होते हैं वाक्य के भेद। अब देखिए, रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने होते हैं? 3। ये हम चार्ट बना रहे हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके रूप बना लेते हैं। रचना के आधार पर कौन होते हैं? मुख्य रूप से यही है, इसको देखना है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ये 3 जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं 8, जिसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं वि नि प्र वि आ इ स। यानी विधानवाचक, वि से विधानवाचक, नि से निषेधवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, वि से विस्मयवाचक, आ से आज्ञावाचक, इ से इच्छावाचक, स से संकेतवाचक और स से संदेहवाचक। यह 8 लिखने की जरूरत नहीं है। इस जो है सूत्र के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जगह कम है, समय कम है, इसलिए हमने पूरा लिखा नहीं। लेकिन वि नि प्र वि आई सस, इस यही जो है 8 होते हैं। ये 9वीं तक जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन 10वीं में जो है ये बहुत ही मोस्ट है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। अब अगले कालांश में हम आपको दिखाएंगे कि संयुक्त वाक्य को किस प्रकार से पहचानते हैं और संयुक्त को मिश्रित में, मिश्रित को संयुक्त में और सरल को किस प्रकार से एक दूसरे में हम वर्गीकृत कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना आप जरूर समझ गए होंगे। अगले कालांश में हम इसके भेद को स्पष्ट रूप से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।